गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए बिग नोटिफिकेशंस उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 10th पास होने के बाद आर्ट्स पेपर मतलब ह्यूमैनिटीज पेपर का चयन करते हैं। वो बच्चे जिनका सपना है यूपीएससी या कोई भी पीसीएस या दुनिया के इंडिया के कोई भी कमीशंस के जो एग्जाम है उनके प्रिपरेशंस के लिए उनके तैयारी को लेकर के वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज पेपर का चयन करते हैं। तो क्या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज पेपर में जो पेपर है उसके लेकर के क्या स्कोप है और यूपीएससी की तैयारी को लेकर के खास करके ह्यूमैनिटीज पेपर वालों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और अपने तैयारी को कितना रेशनल्स और कैसे कंसेप्चुअल बनाएं अगर हमने ह्यूमैनिटीज पेपर को अभी से ही ले रखा है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि जनरली जब मैं अगर यूपीएससी करनी ही है तो क्यों नहीं हम उस रास्ते पे पहले से ही चले जो बाद में हमें फिर से चलना पड़े। कहने का लॉजिक ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी को लेकर के पहले दूसरे स्ट्रीम में रहते फिर बाद में आकर वो ह्यूमैनिटीज का ही पढ़ाई करते। मतलब आप कान जनरली एक होता है कि कान को सीधा पकड़ना और एक होते है कान को घुमाकर पकड़ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरली सोचते नहीं मैं कान को सीधा ही पकड़ लूँ, अगर मुझे यूपीएससी करनी है तो क्यों नहीं कि हम डायरेक्ट ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स पेपर को लेकर ही हम आगे बढ़े। तो आज के सब्जेक्ट आज का जो बेसिक जो आपका इंफॉर्मेशन है जो नोटिफिकेशन है मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमें हमने जब ह्यूमैनिटीज पेपर ले रखा है, जब हमने 10th पास होने के बाद आर्ट्स का चयन कर रखा है तो फिर इसे पढ़े कैसे, एक रेशनल पैटर्न पे कैसे पढ़े, एक तार्किक आधार पे कैसे पढ़े, एक कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी कैसे करें, एक अवधारणा के आधार पे स्टडी कैसे करें, ऑब्जेक्टिविटी कैसे बनाएं, किसी भी टॉपिक को लेकर के अपना सब्जेक्टिविटी कैसे होना चाहिए। तो आज जो है एक ब्रॉड एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट्स में हम आज बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 10th पास होने के बाद ही ह्यूमैनिटीज पेपर को ले रखा है। जनरली एक समाज में हमारे समाज में एक स्टीरियोटाइप्स बन चुका है, एक कन्फर्मेशंस बायस बन चुका है खास करके आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को लेकर के। जनरली ये समाज में एक भ्रांतियां होती है कि आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री में हिस्ट्री का मतलब होता है घटनाओं का अध्ययन करना, हिस्ट्री में मतलब होता है बैटल, किसी बैटल को अध्ययन करो, डेट को याद रखो, यही इतिहास है। लेकिन मैं बेसिक बता दूं आज का जो समय है, जो इतिहास पढ़ने की जो समय है और यह इतिहास को समझने की समय है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। मैं आज यही बात करने जा रहा हूं कि इतिहास में आज घटनाओं की अध्ययन, आज तारीखों के अध्ययन से ज्यादा इतिहास में समय की परिवर्तन पे जोर दिए जाते हैं। तो क्या है समय की परिवर्तन, कैसे इतिहास पढ़नी चाहिए, हम इस पे ही बात करेंगे। इतिहास ही नहीं, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना चाहिए, पॉलिटी कैसे पढ़ना चाहिए, सोशोलॉजी कैसे पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो बच्चे उनके लिए जो जिन्होंने ह्यूमैनिटीज पेपर ले रखा है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने जा रहा है या उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो मैं आज पूरे इन डिटेल आज मैं डिस्कशंस करने वाला हूं अगर आपने 10th के बाद आर्ट्स पेपर का या ह्यूमैनिटीज पेपर का चयन किया है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए और खास करके जो एनसीईआरटी को लेकर के जो अवधारणा है मैं उस पर भी बात करूंगा। तो बहुत सारे आपके सवाल होंगे। सवाल नंबर फर्स्ट, क्या हमें अध्ययन के तरीका क्या होना चाहिए। दूसरा सवाल नंबर सेकेंड कि क्या एनसीईआरटी को लेकर के क्या जो सबसे बड़ी जो आप देखेंगे एक समाज में या बड़ी तरीके आप कहीं भी जाओगे तो एक कंसेप्ट है कि एनसीईआरटी को आपको 6 से लेकर के 12 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और हमने 10th के बाद ही हमने ह्यूमैनिटीज लिया है तो फिर हम स्टडी कैसे करें। तो एनसीईआरटी को लेकर के क्या अवधारणा होनी चाहिए, पढ़ने की वे क्या होना चाहिए, वे ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए और फिर हम नोट्स कैसे बनाएं और कोई भी टॉपिक को एक रेशनल्स और कंसेप्चुअल पैटर्न पर कैसे पढ़े। तो शुरू करते हैं जो उन बच्चों के लिए जिन्होंने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज पेपर ले रखा है। तो शुरू करते हैं खास करके सपोज कीजिए कि आपने ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स पेपर को ले रखा है, ठीक है, कि हमें यूपीएससी या कोई भी पीसीएस
का एग्जाम की तैयारी करनी है, या इन फ्यूचर कि आर्ट्स पेपर लेने के बाद अगर यूपीएससी और पीसीएस तो है ही है, और साथ साथ क्या और भी कोई स्कोप है कि आर्ट्स पेपर लेने के बाद और हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे साइंस वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि साइंस वाले बच्चे जब साइंस लेते हैं तो वो आईआईटी या नीट का भी प्रिपरेशन करते हैं, और आईआईटी नीट करने के बाद वो जनरली आप देखेंगे फिर वो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं। तो वो एक साइंस भी लिया, फिर हार्ड वो वर्किंग भी किया, फिर वो आईआईटी या नीट मतलब मेडिकल में भी गए, फिर पेपर के बाद उसके बाद भी वो यूपीएससी भी कर रहा है। तो एक वो हमेशा एक स्ट्रगल के पास से गुजर रहा होता है। क्या जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं क्या उनके लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स है या नहीं? क्या वो 12 पास होने के बाद, अगर मान लो कि वो टेंथ में उन्होंने 10th पास होने के बाद उन्होंने ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है, ठीक है, उसके बाद जो बात आती है, जो सबसे बड़ा बात सवाल आता है कि यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद ही देना है, तो फिर बीच में जो ग्रेजुएशन की जो समय आएगा तो उस समय हमारे लिए क्या स्कोप है? उन बच्चों के लिए जो ह्यूमैनिटीज पढ़ रखा है तो क्या उनके लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स है कि नहीं? तो मैं हर एक एस्पेक्ट्स में आज बात करने जा रहा हूं। तो बेसिक मान लो कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज का चयन कर रखा है, खास करके वो बच्चे जिनका ये अब एक सपना हो गया कि हमें खास करके हमें यूपीएससी या खास करके कोई भी कमीशंस के एग्जाम की तैयारी करने हैं, तो उन्होंने पहले से ही अपना एक ड्रीम बना रखा है कि हमें ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स पेपर का हमने चयन कर लिया, खास करके क्या चीज को लेकर के, यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम को लेकर के। ठीक है कि अगर आपने यूपीएस और पीसीएस एग्जाम को लेकर के आपने ह्यूमैनिटीज को ले रखा है तो आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदलना पड़ेगा, और जो पहले जो पूरे के पूरे जो कंसेप्ट था हिस्ट्री पढ़ने का या सोशोलॉजी पढ़ने का या पॉलिटी पढ़ने का, ये मॉडल आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है तारीखों के लेकर के, तारीख या कोई डेट, जैसे इतिहास में बेसिक कहा जाता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पे जनरली ये कहा जाता है कि हिस्ट्री में बस डेट को याद रखना है, और हिस्ट्री में डेट अगर याद है तो वही हिस्ट्री है। एक बात आप याद रखेंगे, अब जो हिस्ट्री में डेट को याद रखना इतिहास नहीं होते हैं, बिल्कुल इस बात को आप याद रखेंगे। डेट बस किसी भी चीज को लिंक करता है जिससे हम घटनाओं का एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी या अध्ययन कर पाए। अब जो इतिहास में जो पढ़ने का जो वे है वो पूरा बदल गया है, आपको जो पढ़ने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में जो सवाल पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, आप देखेंगे जैसे सवाल ऐसे आते हैं, आपको मैं बता दूं कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे हिस्ट्री में सवाल आएंगे, आपको पूछे जाते हैं कि नेशनलिस्ट इंपीरियलिज्म, सवाल पूछे जाते हैं नेशनलिस्ट इंपीरियलिज्म, या सवाल आएंगे आपके पास कल्चरल इंपीरियलिज्म। अब यहां पे देखेंगे सवाल क्या है, या तो नेशनलिस्ट इंपीरियलिज्म से या तो कल्चरल इंपीरियलिज्म से। सवाल ऐसे भी आ जाते हैं नियो इंपीरियलिज्म से। अब जब बेसिक आप यहाँ पे देखेंगे, अब जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री का मतलब बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ तालीकोटा, वो बस बैटल जितने भी हुए हैं या जितने भी युद्ध है बस उसको वो याद कर लेता है, डेट को याद कर लेता है, बस उसके लिए इतिहास वही हो जाता है। लेकिन अब जो इतिहास पढ़ने का जो पैटर्न है या इतिहास को समझने का पैटर्न है, उसमें कंप्लीटली, या इतिहास से जो सवाल आते हैं उसमें कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब देखेंगे आप पूछा क्या जा रहा है कि आप राष्ट्रीय साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं, या सवाल क्या पूछा जा रहा है आप कल्चरल इंपीरियलिज्म जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, या सवाल क्या पूछा जा रहा है नियो इंपीरियलिज्म मतलब नव साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कोई डेट है और ना कोई तारीख है। अब यहाँ बेसिक समझने की कोशिश करें। हाँ, हो सकता है कि आप एक इसको पढ़ने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने के लिए आप डेट को, ये थोड़ा तारीख को थोड़ा आप लेकर आ सकते हैं, डेट को कि न्यू इंपीरियलिज्म कब आया, क्लासिकल इंपीरियलिज्म कब आया और कल्चरल इंपीरियलिज्म कब आया, या तो नेशनलिस्ट इंपीरियलिज्म कब आया। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है कि आप राष्ट्रवादी साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं, राष्ट्रीय साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं, नेशनल इंपीरियलिज्म से आप क्या समझते हैं, कल्चरल इंपीरियलिज्म से आप क्या समझते हैं, और न्यू इंपीरियलिज्म से क्या समझते हैं। तो कहने के लॉजिक बेसिक ये है कि अगर आप इतिहास में बस अगर आप तारीखों का अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ने का वे होगा वो कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी के रास्तों से दूर कर देगा। तो अब जो आप पढ़ रहे हो या अपनी ह्यूमैनिटीज का चयन कर ही लिया है कि हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ने के बाद यूपीएससी में पहले ही कान पकड़ चुका हूं कि हमें इसी रास्ते से चलना है और हमें यूपीएससी की ओर बढ़ना है,
तो अगर आप यूपीएससी के लिए ही टेंथ पास होने के बाद आपने ह्यूमैनिटीज़ का चयन किया है, तो आपके पढ़ने के जो पढ़ने का जो तरीका है इतिहास को लेकर के, वो अब बदलना पड़ेगा। इससे सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि मानवीय इतिहास में, जैसे आप सिंपल समझने की कोशिश करेंगे, देखो अब जो सवाल है कि मानव का जो इवोल्यूशन हुआ या मानव का जो उद विकास हुआ, तो मानवीय उद विकास में वो कौन कौन से समय काल है जहाँ पे मानव में अचानक से मानव की जो सराउंडिंग है उसमें परिवर्तन आया, वो कौन कौन सा एज है। नियोलिथिक एज में मानव के इतिहास में मानवीय सभ्यता में क्या परिवर्तन आया। फिर नियोलिथिक एज के बाद जो सवाल आएंगे कि सबसे ज्यादा परिवर्तन फिर कब हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मानव के जीवन को कैसे बदला। और मैं बेसिक समझाने की आज कोशिश करूं तो 200 साल या 300 साल पहले का जो इतिहास है वो मानव के जीवन को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। तो आखिर ये क्या क्या कारण है। तो अब जो इतिहास पढ़ने के जो तरीके हैं उसमें आपको बदलाव करना पड़ेगा। इसमें फैक्चुअल्स बस आपको कनेक्ट करता है, लेकिन आपको सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के तरीके से इतिहास पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि राष्ट्रीय साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है। तो आपको सबसे पहले संस्कृति समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय, तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र कैसे बनता है, ये समझना पड़ेगा। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आपको राष्ट्रीय साम्राज्यवाद हो या नव साम्राज्यवाद हो या फिर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, फिर मैं पोल साइंस पे भी बात करूंगा। तो जो पढ़ने के तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपके क्लास 11th एंड 12 जब आप ह्यूमैनिटीज ले ही रखे हो या ह्यूमैनिटीज में ही आगे बढ़ना है, तो जो क्लास 11th एंड 12 है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। मैं सिंपल बताऊं तो ये आपके लिए बैकबोन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 11th एंड 12 ये बैकबोन है। ये खास करके यूपीएससी वाले बच्चों के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इसके बिना चाहते हो यूपीएससी करना, तो कहीं ना कहीं आप रास्ते से भटक जाओगे। क्लास 11th एंड 12 की एनसीईआरटी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इसमें आपको पूरा एक रेशनल पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा पढ़ने के तरीके का। जैसे मैं कुछ आपको बुक दिखा दूं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको जनरली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आपकी नई एनसीईआरटी है, जो थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नई एनसीईआरटी है जिसमें हमें ये पढ़ना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम का मतलब क्लास 11th में जब आएंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इंसान कैसे इवॉल्व हुआ, इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ, व्हेन द टाइम बिगिन या टाइम बिगिन, समय की शुरुआत कैसे, व्हेन द टाइम इज बिगिनिंग, समय की शुरुआत कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, तो ये समझना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से जब इंसान पैरों से यात्रा शुरू होता है, प्राइमेट से शुरू होता है, और कैसे आज हम टेक्नोलॉजिकल एज में पहुंच चुके हैं। हम पैरों से गुफा में कैसे आए, कैम्प में कैसे आए, और गुफा से ओपन स्टेयर में कैसे गए, और ओपन स्टेयर का मतलब हुआ ओपन फील्ड, समतल मैदानों में कैसे आए, और आज हम मार्स मिशन, मून मिशन की ओर इंसान बढ़ चुका है। तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो इवोल्यूशन है, मानवीय सभ्यता का जो उद विकास है, वो कैसे बदला। तो आज जो इतिहास पढ़ने का जो कंसेप्ट है या जो आप पैटर्न है वो पूरा बदल चुका है। अब डेटों का अध्ययन नहीं रह गया है, इतिहास का मतलब है एक कम्प्रेहेंसिव स्टडी। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आपने हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी, किसी बच्चे को कोई भी अपना सब्जेक्ट हो सकता है, मैं बेसिक हिस्ट्री को लेकर के जो समाज में एक स्टीरियोटाइप्स बन चुका है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना कैसे है। तो ये तो एक नई एनसीईआरटी है क्लास 11th की। मैं उसके बाद में बात कर लूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको ये दो किताबें, एक पुरानी और एक नई, ये दोनों आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और उसको जो नई एनसीईआरटी है या पुरानी एनसीईआरटी, दोनों एनसीईआरटी को आपको एक रैशनल पैटर्न पे और साथ ही साथ रैशनल के साथ साथ एक कंसेप्चुअल पैटर्न पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं फिर से बता दूं, जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आपको रैशनल्स एंड कंसेप्चुअल पैटर्न पे आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक तो हमें ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, एक वे डेवलप करना है स्टडी का, कि कोई भी चीज कितना
तार्किक है, कितना अतार्किक है। वो आपको समय के अध्ययन, जब इतिहास के अध्ययन करेंगे तो कौन से समय में कौन घटना हुआ और ये घटना कितना रैशनल था, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था, तो एक आपको कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। तो इतिहास पढ़ने टाइम में ये दो पैटर्न को हमेशा आप रखोगे ध्यान में। और पुरानी और नई एनसीईआरटी क्लास 11th की, ये आपकी जीएस के लिए बैकबोन है। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कहीं न कहीं, या आपने इसे रैशनल तरीके से नहीं पढ़ा है तो कहीं न कहीं आप यूपीएससी के रेस से अलग हो जाओगे। तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज पेपर आफ्टर 10th के बाद चयन कर ही लिया है तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये तो हिस्ट्री के लेकर के हुआ। अब मैं बेसिक में बात कर लूँ कि अगर मैं पॉलिटी है तो उसका अध्ययन कैसे करें। अगर ये तो हिस्ट्री हो गया, अगर ये पॉलिटी है तो मैं इसका अध्ययन कैसे करूँ। तो जैसे आप देखेंगे खास करके पॉलिटी को लेकर के, तो आपने जब यूपीएससी के पूरे एंटायर सिलेबस को आप जब देखोगे तो GS1, GS2, GS3 एंड GS4 आप देखेंगे तो इस पैटर्न पे उनके सिलेबस को डिजाइन किया गया। जब क्लास 11th में जब आएंगे तो आपको पॉलिटी में दो किताबें पढ़नी है, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। जब क्लास 12th में आएंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे पॉलिटी के दो किताबें पढ़नी होती है, एक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और एक है इंडियन पॉलिटिक्स। तो जब आप बेसिक बात समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जो क्लास 11th है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को कैसे पढ़े, जब आप जैसे यूपीएससी की जो प्रीलिम्स है उसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आते हैं, और जो जीएस है पेपर 2 इसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ, जो क्लास 11th है या 12th है ये बैकबोन है। अगर आप एनसीईआरटी को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपको जीएस पे जो कंट्रोल होगा वो छूट जाएगा। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मान लो क्लास 11th के आप संविधान पढ़ रहे हो, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में पढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं अच्छे से पढ़े, क्यों नहीं हम पहले ही, जब हमने रास्ते तय कर लिया है कि हमें यूपीएससी के पैटर्न पे ही जाना है, शुरू से ही अपने रास्ते को हमें विकसित करना है, तो क्यों नहीं हम रास्ते को विकसित करते जाएं, क्यों नहीं इस रास्ते के जो जो कांटे हैं उसको हटाते जाएं, क्यों नहीं इसको हम जनरली अच्छे से उस रास्ते पे चलना सीख ले। तो अगर आप क्लास 11th में जब आपका पॉलिटी है तो ये जो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो जीएस के पेपर 2 के लिए भी, यूपीएससी के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास 11th में पढ़ना है। तो जब आप संविधान पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके जो आप देखेंगे जो आपके पॉलिटी का बुक है संविधान का, तो उसमें हम आप संविधान पढ़ रहे तो पढ़े कैसे, कैसे कंसेप्ट डेवलप करें। तो आपको 3 तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप संविधान पढ़ रहे हो तो बेसिक आप यहाँ पे फोकस करना है कि हम पढ़े कैसे। तो एक तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तरीका ये होंगे कि आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना है खास करके आपको, कि जो भी संविधान को लेकर के जो इनका डॉक्ट्रिन्स क्या है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन्स। जैसे मान लीजिए संविधान में बहुत सारे पार्ट होंगे, पार्ट 1 होंगे, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। तो मैं बेसिक बात कर लूं पार्ट 3 को लेकर के, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्यों दिया गया, क्या कारण है, क्या मौलिक अधिकार जैसे प्रावधान सिर्फ भारतीय संविधान में ही है या और भी किसी देश के संविधान में भी है, या अगर किसी देश के संविधान में है तो सिर्फ क्या मौलिक अधिकार के सेंस में है या कोई अदर सेंस में ही उस अधिकार को दिया गया है, क्या उसके लिए क्या कोई अदर प्रोविजंस है, क्या बिल्स ऑफ राइट्स के सेंस में दिया गया है, या मौलिक अधिकार कैसे आया या क्यों दिया गया है, डॉक्ट्रिन्स क्या है, देने के पीछे इनकी लॉजिक क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो पहला ये पता करना होगा। तो भारतीय संविधान के जितने भी पार्ट है आखिर क्यों दिया गया, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, डॉक्ट्रिन्स क्या है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर अब जब ये समझ जाओगे उसके बाद हमें क्या समझना है, डॉक्ट्रिन्स के बाद जो सबसे नेक्स्ट जो हमें फोकस करना है, इस पे ये फोकस करना है कि जैसे मौलिक अधिकार को मैं डॉक्ट्रिन्स पे बात कर लूँ तो डॉक्ट्रिन्स मौलिक अधिकार इसीलिए दिया गया है कि जीवन का मतलब बस जीवन ही नहीं होता है, जीवन का मतलब होता है मीनिंगफुल लाइफ। मौलिक अधिकार देने के पीछे हमारे संविधान में बस एक बात बेसिक याद रखेंगे, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, मीनिंगलेस नहीं। जीवन का अर्थ होता है, जीवन का जनरली समझने की कोशिश करेंगे, जीवन का अर्थ होता है, जीवन अर्थहीन नहीं होता है। तो मौलिक अधिकार जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट्स का सिंपल लॉजिक है, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, मीनिंगलेस नहीं। तो डॉक्ट्रिन्स का क्या मतलब कि जितने भी लोग हैं
खास करके भारत का, जितने भी इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर के भी लोग भारत में हैं, तो उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। उनको भी, उनके भी जीवन को आप जनरली समझने की कोशिश करेंगे तो मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, अर्थफुल बनाने के लिए। तो ये तो डॉक्ट्रिन्स हुआ कि चलो मौलिक अधिकार का मतलब ही है जीवन को, जीवन लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। अब जो बात आती है कि मीनिंगफुल बनाने के लिए मौलिक अधिकार में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, मतलब संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है। यहीं से जो सबसे बड़ी बात होता है कि जो बच्चे लोग होते हैं ना, वो आर्टिकल को ज्यादा ही रट लेते हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स को वो रटते हैं। अच्छी बात है कि थोड़ा उसके उसके बारे में पता भी होना चाहिए, लेकिन डॉक्ट्रिन्स ही नहीं पता होता है कि मौलिक अधिकार दिया क्यों गया है। बस आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, उन्होंने रट लिया। आर्टिकल 15 है, किसी भी ग्राउंड पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसने उसको रट लिया। तो कहने की लॉजिक है कि भाई इसे रटने से पहले तो पहले मैं ये समझ जाऊं कि आखिर ये दिया क्यों गया, डॉक्ट्रिन्स क्यों है। जब आप ये समझ जाओगे किसी भी पार्ट का डॉक्ट्रिन्स क्या है, तो मैं मौलिक अधिकार पे मैं समझा रहा हूं, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का बेसिक मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में खास करके अगर मौलिक अधिकार की चर्चा है तो किस भाग में दिया गया है और आर्टिकल कहां से कहां तक दिया गया, डेट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उसके बाद जब हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद, तो आज तक मतलब जब से संविधान लागू हुआ, बेसिक कहा जाए तो जब संविधान आपके जब लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तब से लेकर के टिल नाउ, मतलब 2023, आज मैं वीडियो जो बना रहा हूं तो आज तक मतलब 2023 तक, खास करके जिस पार्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो मान लो पार्ट थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, तो पार्ट थर्ड को लेकर के क्या क्या अपडेट है, मतलब तब से लेकर के आज तक कितने अपडेट हुआ, कौन कौन से ऐसे केस स्टडीज है जो हमारे मौलिक अधिकार को मजबूत भी बनाया और कभी कभी मौलिक अधिकार को कमजोर भी बनाया। तो ये क्या क्या मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या गाइडलाइन है। तो कहने की लॉजिक, इसको हम बोलेंगे अपडेट या फिर केस स्टडीज। तो अगर आप किसी भी संविधान के किसी भी पार्ट को बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, चाहे पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 2 हो, चाहे पार्ट 3 हो, चाहे पार्ट 4 हो, चाहे पार्ट 5 हो, जब आप इनको इस तरीके से पढ़ोगे तो प्रोमिस आपसे मैं कर रहा हूं कि आपका जो पढ़ने का जो वे है या जो पढ़ने के जो जनरली जो रास्ते हैं या जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 4 पढ़ रहे हैं तो डॉक्ट्रिन्स क्या है, क्यों पार्ट 4 डीपीएसपी क्यों दिया गया, फिर इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, संवैधानिक प्रबंध क्या है, मतलब अनुच्छेद कहां से कहां तक दिया गया, बेसिक एक बात पता होना चाहिए। फिर जब ये संवैधानिक प्रबंध जो भी प्रावधान किया गया है संविधान को लेकर, जो भी आर्टिकल दिए गए हैं पार्ट 4 में, उसकी जो सबसे बड़ी बात उसके बाद कि इस प्रावधान को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेकर के किस आर्टिकल्स को कब चैलेंज किया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से केस स्टडी आए, क्या अपडेट आए, तो 1950 से लेकर के आज तक क्या क्या अपडेट है। तो किसी भी पार्ट को जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो प्रोमिस कि आपका जो पढ़ने का वे है वो कहीं ना कहीं एक रेशनल्स भी है और कंसेप्चुअल्स भी है, और आपको खुद जब आप इसे पढ़ोगे तो नए नए चीज इस पैटर्न पे सीखना शुरू करेंगे। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो न पार्ट को समझ पाते हैं, नहीं उनके प्रावधान को समझ पाते, बस उसको रटना क्या कर देते, शुरू कर देते। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो मैंने हिस्ट्री का भी, जो हिस्ट्री में उसको पूरा कंसेप्ट आप बदलना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री के पढ़ने के जो तरीके हैं, मैं बेसिक ये बता दूं, ये भी बदलने पड़ेगा। आप उस तरीके से आप इतिहास नहीं पढ़ सकते जो आज से पाँच मतलब सिंपल कहें, आज से लगभग 20 साल या 25 या 30 साल पहले आप इतिहास पढ़ते थे। बस आपने बैटल को याद कर लिया, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ ये आपने याद कर लिया, दैट इज द हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, अब ये हिस्ट्री है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कैसे समाज बदल रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने मानव के इतिहास पे क्या प्रभाव डाला, या नियोलिथिक एज ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे इफेक्ट किया। अब इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फिर ऐसे सवाल को आप जब आप इस सवाल से जब आप रूबरू होंगे या जब इस सवाल को फेस करेंगे तो फिर कैसे लिखोगे, क्योंकि आपने बस फैक्ट्स को याद कर रखा है। तो इसीलिए आपको
जो पढ़ने के जो तरीके हैं वो बदलने पड़ेंगे। तो या तो आपको ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। तो पहली बात हिस्ट्री को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के। फिर हम जब ज्योग्राफी की बात करें तो आपको ज्योग्राफी भी इसी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे कि हम ज्योग्राफी को कैसे पढ़े। इस जैसे आप सिंपल सोलॉजी के बहुत सारे बच्चों को मन में सवाल होते हैं कि आखिर ये दुनिया बना कैसे, क्या पृथ्वी गोल कैसे, क्या सच में पृथ्वी शुरू में गोल था, या कोई ऐसे फोर्स लगने के कारण, क्या था वो इंट्रामोलिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके कारण ये जो पृथ्वी है वो बाद में कैसे उसका शेप स्फेरॉइड शेप में आया, क्या वो सच में फ्लैट था, वो क्या था। बहुत सारे सवाल है, बिग बैंग क्या है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिससे जब आप पढ़ रहे होंगे सोलर सिस्टम कैसे, ये दुनिया की संरचना कैसे बना, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ल्ड है, यूनिवर्स, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स है वो क्या है। तो कहने की लॉजिक जब आप पढ़ रहे हो तो जो मैं बता दूं, या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, क्योंकि जो आपका क्लास 11th एंड 12th है बैकबोन ऑफ यूपीएससी। मैं बेसिक बता दूं, अगर क्लास 11th एंड 12 आपका अगर नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के जो रास्ता है, जो यूपीएससी की जो जर्नी है, उस जर्नी से आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। तो अगर उस जर्नी पे बने रहना चाहते हो तो पढ़ने की तरीका बदलना पड़ेगा, जो वे ऑफ स्टडी है उसको आपको कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। और जो मैं पैटर्न बता दूं वो रेशनल्स और कंसेप्चुअल्स आधार पे भी पढ़ना पड़ेगा। अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इस आधार से पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस आधार से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको आपकी जब ज्योग्राफी का स्टडी कर रहे हो तो आपके अंदर में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होना चाहिए। जैसे मान लो सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो सोलर सिस्टम का अगर आप अध्ययन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा ना कि स्पेस क्या है। हाँ, स्पेस कैसे बना होगा, क्या है वो पॉइंट, क्या है कि जहां से दुनिया का क्रिएशन हुआ, यूनिवर्स का कि क्या एक ही यूनिवर्स है या मल्टीवर्स है, तो क्या है पूरे लॉजिक ये समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हर सब्जेक्ट के बारे में लिख लिख कर तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हम लोगों का जो खास करके मैं बता दूं कि 5 मार्च के करीब में हम लोगों का निष्ठा आर्ट्स की तरफ से पटना में ये संस्थान है, एक कंप्लीट सेमिनार नहीं वर्कशॉप होने जा रहा है। तो आप आएंगे और ज्वाइन करेंगे 5 मार्च को। 5 मार्च मैं बेसिक बताऊँ, 5 मार्च को नहीं 4 मार्च को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप होने जा रहा है जिसमें आप जनरली ये समझने की कोशिश करेंगे, जो अगर हमने ह्यूमैनिटीज को ले रखा है तो मैं कैसे पढूं, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने के स्टाइल क्या होना चाहिए। अब जो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ स्टडी उसको आपको बदलना पड़ेगा और न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टडी की ओर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बेसिक बात आपको समझ में आ गया। अगर आप सच में यूपीएससी की जर्नी की रास्ता जो है, जो पाथ ऑफ यूपीएससी है, इस ओर आप अपना जर्नी या उस ओर आप जाना चाह रहे हो, तो आपको अपने पैटर्न में और आपने क्लास 10th के बाद ही ह्यूमैनिटीज को ले रखा है। तो बेसिक ये नहीं कि हमें यूपीएससी के लिए अभी से ही मरना है, लेकिन हाँ पढ़ने की जो वे है उसको बदलना पड़ेगा, हल्का बदलना पड़ेगा, हल्का चेंज करना पड़ेगा। और ये नहीं कि हमें 24 घंटा पढ़ना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे पढ़ना और रेशनल पैटर्न पे पढ़ना। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको मैं सिंपल बता दूं, 1 घंटा ही स्टडी करना है हिस्ट्री, 1 घंटा ही पॉलिटी स्टडी करना है, 1 घंटा ही ज्योग्राफी, आपका 3 मेन सब्जेक्ट होगा, एक 1 घंटा पढ़ो 3 घंटा। लेकिन पढ़ने के जो तरीके इस आधार पर पढ़ोगे तो ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होंगे, बोरियत भी फील नहीं होगा, और जो अंडरस्टैंडिंग है खास करके टॉपिक को लेकर के वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपके समझने की कैपेसिटी है वो भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना कैसे जाए। ये हो गया तो पहली बात। अब जो बहुत सारे बच्चे के सवाल होते हैं, क्या 12 जब मैंने ह्यूमैनिटीज ले ही लिया है और यूपीएससी की जो एग्जाम है वो तो ग्रेजुएशन के बाद हम लेंगे, तो फिर हमारे पास प्रोफेशनल्स डिग्री क्या होगा, तो हम क्या करें कि सिर्फ पोल ऑनर्स ही कर लें या फिर कोई रास्ता है कि आगे क्या करें। तो मैं सिंपल बता दूं, आगे भी रास्ता है आपके लिए कि आगे ह्यूमैनिटीज करने के बाद क्या करें। तो एक जो आपके लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम है CUET। अगर मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूं तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, खास करके इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक टेस्ट है। तो कहेंगे सर वहां भी तो बीए ही कराएगा और तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे बीए ही कराएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो आपके प्रोफेशनल डिग्री भी कराते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएंगे और एक सिंपल भी है। तो बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं, यहाँ पे वो बच्चे
जो और हार्ड वर्क है, देखो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, अब देखो साइंस भी पढ़ रहा होता है, साथ साथ IIT या नीट का भी तैयारी कर रहा होता है, कितना मेहनत कर रहा होता है, फिर वहां जब उस कॉलेज में जाता है फिर वहां भी मेहनत करता है, फिर यूपीएससी की तैयारी करता है। सोचो, तो आप भी अगर ह्यूमैनिटीज को ले रखे हो तो आपको भी इस पैटर्न पे या इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए कि जिससे एक तो यूपीएससी की तैयारी जर्नी भी है वो भी साथ साथ चलता रहे, और साथ साथ जब हम कर लें तो ग्रेजुएशन कुछ प्रोफेशनल्स डिग्री होना चाहिए कि जो आज के टाइम की डिमांड है। तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे सवाल होता है क्या करेंगे, तो आप इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो। आजकल सीयूटी के थ्रू आपको एक ऑप्शन दिए जाते हैं, तो बीए प्लस बीएड, मैं यहाँ बता दूं, बीए प्लस बीएड मतलब कहने की लॉजिक है, ये सब इंटीग्रेटेड कोर्स है। 4 साल का आपका डिग्री, 4 साल की आपकी क्लास होंगे, आपके 4 4 इयर्स कोर्स होगा। 4 इयर्स कोर्स में आपको जनरली बीए प्लस बीएड, तो बीए जो हो गया वो सिंपल डिग्री हो जाएंगे, और साथ साथ बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री भी आपको क्या हो जाएगा, तो दो दो डिग्री मिल जाएंगे। तो एक तो आप यूपीएससी के रास्ते पे जब आप पढ़ रहे हो तो एक तो वो आप तो ठीक कर ही रहे हो, और साथ साथ आपके एक डिग्री भी रहेंगे, जिससे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी तैयार रहेंगे। तो पढ़ने के तरीका आज देखो, बहुत सारे लोग आपको जो ये बोलेंगे नहीं सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, देखो हिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग ही आपको बोल देंगे सेकेंड ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप बेसिक याद रखना, जब आप पढ़ोगे खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री में रीनेसां, तो रीनेसां में एक आप एनसीईआरटी जब पढ़ना पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण काल में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है, खास करके उसको बोलते हैं रीनेसां मैन। पुनर्जागरण कि जब जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक टर्म आता है रीनेसां मैन। तो रीनेसां मैन का मतलब क्या होता है, वैसे पर्सनालिटी जो एक ही फील्ड नहीं मैनी फील्ड में स्किल्ड हो, एक ही फील्ड नहीं वेरियस फील्ड में स्किल्ड हो, बहुत सारे फील्ड में, वो आर्किटेक्ट, वो इंजीनियर भी है, स्कल्पचरिस्ट भी है, मतलब वो इंजीनियर भी है, और साथ साथ वो मूर्ति अच्छे खासे मूर्ति भी बना रहा है, पेंटर भी हो, पेंटिंग भी कर रहा है। जैसे आप देखिए लियोनार्डो दी विंची मोनालिसा के पेंटिंग भी बना रहा है, आप देखेंगे वो इंजीनियर भी है। तो कहने की लॉजिक क्या है ना कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनो, आज के टाइम में जरूरी है रीनेसां मैन की। तो आप देखेंगे क्योंकि रीनेसां से ही मॉडर्न कल्चर की शुरुआत होता है, खास करके वेस्टर्न यूरोप में रीनेसां से ही पूरे की पूरी यूरोप की संस्कृति बदल जाती है। तो क्यों नहीं एक तो यूपीएससी पैटर्न जो है सो है ही है, और साथ साथ अपने आप को हम उस तरीके में ढाल ले, या उस प्रकार के मॉडल में अपने आप को फिट कर ले, जो हमें कम से कम आने वाले फ्यूचर्स में हमें ज़्यादा संघर्ष या स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे को फिर अगर ये नहीं बीएड नहीं करना चाहते हैं तो आप बीए एलएलबी कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो। कहने की लॉजिक, अगर आप एक तो बीए की भी डिग्री हो जाएंगे, साथ साथ लॉ का भी डिग्री मिल जाएगा, तो एक लॉ भी होंगे। तो कहने की लॉजिक आपके आपकी जो एक प्रोफेशनल डिग्री भी होगा, सिंपल डिग्री दोनों साथ मिल जाएंगे। और जब एलएलबी करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, तो एक तरीके से जो जीएस है उस पर भी आपका कमांड हो जाएगा। फिर अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आप मास कॉम भी कर सकते हो, मैं बेसिक समझा तो मास कॉम कर सकते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके लिए भी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज लेने के बाद ऑप्शंस नहीं, क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ऑप्शंस है और आप हर फील्ड में जा सकते हो। तो कहने की लॉजिक मैं आपको फिर से बता दूं, अगर अभी तक आपने आफ्टर 10th, कहने की लॉजिक ये है कि 10वीं करने के बाद अगर आपने सोच रखा है कि हमें यूपीएससी करनी है और हमें पहले ही कान पकड़ना है, घुमा कर कान नहीं पकड़ना है। घुमा के कान पकड़ने का मतलब सिंपल मैं बता दूं कि पहले हमने साइंस ले लिया, साइंस के बाद हमने ये कर लिया वो कर लिया, अब फिर आकर यूपीएससी पढ़ रहे हैं जहाँ पे साइंस की कोई आवश्यकता नहीं, साइंस टेक और थोड़ा जनरल साइंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी ह्यूमैनिटीज है। तो फिर से हमें उल्टा कान पकड़ना पड़ता है। अगर आपने सीधा कान पकड़ लियो तो सीधा कान पकड़ लेना और फिर वो रास्ते पे सीधा चलना ये बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो अगर आपको कान सीधा पकड़ लियो और सीधे रास्ते पे चलना, मतलब जो हमें यूपीएससी की जर्नी की ओर लेकर जाए, और पूरी क्लास 11th एंड 12 जो बैकबोन है, जो एनसीईआरटी कंप्लीटली बैकबोन है जीएस को लेकर के, तो उसको कैसे पढ़े, उसको कैसे समझे और रैशनल पैटर्न कैसे डेवलप करे। तो इसके लिए 4 मार्च को इस बात को याद रखेंगे, कंप्लीट वर्कशॉप होने जा रहा है जहां पे हम आपको पूरे इन डिटेल सिलेबस पे डिस्कशंस करने वाले हैं, इन डिटेल पूरे टैक्टिक पे डिस्कशंस करेंगे, पढ़ने का जो पूरे के पूरे आइडिया है उस पे हम बात करेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से बता दूं, जो आप पढ़ने के तरीका है उसे बदलना
पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। तो आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गया हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो मैं फिर मिलूँगा, फिर आपके लिए। अब मैं एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ कि हम जल्द ही आपके लिए बहुत सारे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, यूपीएससी और बीपीएससी वाले बच्चों को भी लेकर के कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जस्ट ही मेरा चैनल आने वाला है यूपीएससी वाले को बच्चों को भी लेकर, और उस पे बहुत सारे लक्ष्मीकांत का सीरीज, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, सबका सीरीज चलता रहेगा। और वो भी बच्चे जो एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, खास करके 11th एंड 12 का, हो सकता है कि वो 11-12 पढ़ चुका हो, लेकिन हाँ वो चाहते कि नहीं मैं एनसीईआरटी पढूं, किसी टीचर के गाइडलाइन में पढूं, कैसे पढूं, तो वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले, हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 10th के बाद हम अपने पूरा टैक्टिक कैसे बनाएं अगर हमने ह्यूमैनिटीज को ले रखा है। तो मैं मिलते रहूंगा आपसे, और बहुत सारे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।